बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर अली। चैनल का नाम है CBS एकेडमी। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद का जो टॉपिक था वो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है। लेकिन न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को समझने से पहले हमें दो चीज़ों का समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें से जो पहली चीज़ है वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। इनका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं कि न्यूटन ने जो ये बात साबित की थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स in the universe is inversely proportional to the square of the distance between their center, mean r square, r means distance between the center of the object। तो उसने ये साबित किया था, वो अपने लॉ में ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो ये नहीं कहता कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो ये स्क्वायर के बाद उसने कहाँ से मदद ली थी इसको साबित करने के लिए? उसने कहते हैं कि केपलर्स के थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये साबित भी करेंगे कि ये फोर्स वाकई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो केपलर्स की इन तीन लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ या केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, जो पाथ है, आपको पता है कि सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इसका जो पाथ है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो ऑर्बिट है, जो शेल है, इज एन एलिप्स एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई एट एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो क्या कह रहा है ये लॉ? ये लॉ कह रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द एलिप्स, यानी उसका जो पाथ है वो गोल नहीं है बल्कि बेज़वी शक्ल का है, एलिप्स है। बेज़वी शक्ल को हम एलिप्स कहते हैं। अब एलिप्स की हम डिफिनीशन करेंगे। और जो सन है वो इस एलिप्स के एक फोकस पे मौजूद रहती है। अब यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो फोकाई है। फोकाई क्या है? जमा है फोकस की। तो इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। और लॉ को समझने से पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एलिप्स। एलिप्स क्या है? तो एलिप्स, इस शक्ल को हम एलिप्स कहते हैं। बेज़वी शक्ल को एलिप्स कहते हैं। और एलिप्स के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सर्कल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। तो एलिप्स के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें हर एक को हम फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे इसको। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। इन दोनों को जब जमा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है? दिस एंड दिस और द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स। फोकाई जमा है फोकस के। अब एलिप्स की डिफिनीशन किस तरह करेंगे? वैसे इसके अपने इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स में जिसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सिंपल डिफिनीशन क्या होगी? याद रखो, पहले अगर हम सर्कल की डिफिनीशन को समझने की कोशिश करें कि सर्कल क्या है, तो फिर हम इसकी भी डिफिनीशन करेंगे। लेकिन पहले ये बात आपको क्लियर हो कि ये जो सर्कल है ये स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है। ये बात क्लियर हो आपको कि सर्कल क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स है। अब यहाँ पर
हम सर्कल की डिफिनीशन क्या करेंगे? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सर्कल? द यूनियन ऑफ पॉइंट्स in which each and every point each and every point each and every point the union of points in which each and every point lies means पड़ा हुआ होता है at equal distance from the fixed point द यूनियन ऑफ पॉइंट्स, आपको पता है लाइन भी यूनियन ऑफ पॉइंट्स है क्योंकि पॉइंट्स से मिला है ये, जैसे कि हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट्स है। सो द यूनियन ऑफ पॉइंट्स इन विच ईच एंड एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट हम ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, तो हर एक पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस पड़ा हुआ होता है किससे? एक फिक्स पॉइंट से। और फिक्स पॉइंट आपको पता है क्या है? सेंटर। क्या? सेंटर। So this the union of points is called क्या? सर्कल। ये थी सर्कल की डिफिनीशन। अब एलिप्स क्या है? आपको पता चला कि एलिप्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम फोकस कहते हैं। हर एक को फोकस कहेंगे और दोनों को कंबाइनली फोकाई कहेंगे। तो ये भी यूनियन ऑफ पॉइंट्स है जिसमें हर एक पॉइंट का जो एक फोकस से जो फासला है और दूसरे फोकस से जो फासला है, मींस फॉर एग्जांपल ये फासला r1 है, ये फासला r2 है, या ये a है, ये b है, तो इनका सम हर एक पॉइंट का दोनों फोकस से या दोनों फोकाई से जो फासला है, जो फासले है, उन फासले को सम करो। सिर्फ इसका नहीं, अब अगर हम ये पॉइंट ले तो इसका फासला फॉर एग्जांपल L1 है और दूसरे फोकस से इसका फासला सीधा लगाना है, ये दूसरे फोकस से इसका जो फासला है फॉर एग्जांपल वो L2 है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एलिप्स है तो फिर क्या होगा? R1 प्लस R2, ये इस पॉइंट का दो फोकस से या दो फोकाई से फासला था, इसका सम बराबर होगा उस पॉइंट के दो फोकाई से जो फासला है, मींस L1 प्लस L2। एक दफ़ा फिर इस पे गौर करें कि एलिप्स क्या है? पॉइंट्स का वो मजमुआ जिसमें हर एक पॉइंट का दोनों फोकस से या दोनों फोकाई से जो फासले हैं, उन फासलों को अगर हम जमा करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट का ना, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, हर एक पॉइंट का दोनों फोकस से फासले जो फासला होता है उनको सम कर लोगे तो हर एक केस में वो सेम आएगा। क्या मतलब? एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर हमें कोई कहे ये एक फोकस से इसका फासला फॉर एग्जांपल 3 मीटर है और इस फोकस से इसका फासला 6 मीटर है, तो अगर आपसे कोई कहे कि अब ये बताओ कि R1 प्लस R2 क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा? 9 मीटर। क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट क्या है? ये एलिप्टिकल पाथ पे पड़ा हुआ है और एलिप्स के डेफिनेशन के मुताबिक इस पॉइंट का एक फोकस से जो फासला है और दूसरे फोकस से जो फासला है, अगर हम उसको सम करेंगे तो वो बराबर आएगा किसी और पॉइंट का एक फोकस से फासला जमा दूसरे फोकस से फासले के बराबर आएगा। ये फासला हर एक पॉइंट के लिए सेम आएगा। तो ये था हमारे पास क्या? एलिप्स।
तो इलिप्स की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। और जब इलिप्स जब सिकुड़ जाए मीन्स ये दो पॉइंट नज़दीक आते जाए और उससे एक पॉइंट बन जाए, तो फिर उस इलिप्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहा, अब आपको इलिप्स की डिफिनीशन तो क्लियर हो गई, अब सर्कल की डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा कि अगर ये ज़मीन है, ये घूम रही है किस रास्ते में, एलिप्टिकल पाथ पे घूम रही है, यानी ये जो ऑर्बिट है इसका ये एलिप्स है, तो फिर सूरज कहाँ पर पड़ा हुआ होगा, इसके एक फोकस पे सूरज पड़ा हुआ होगा, दूसरा पारे होगा, खाली होगा, लेकिन एक फोकस पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सन होगा और ये प्लेनेट इसके इर्द गिर्द घूम रही होगी, लेकिन सन का कहाँ होना ज़रूरी है, एक फोकस पे, इस लॉ के मुताबिक। मेरे ख्याल में ये लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या कह रहे हैं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स, इसका जो पाथ है वो एलिप्स है, एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई, दो फोकाई में से सन एक फोकस पे पड़ा हुआ होगा और ये जो प्लेनेट है ये इसके गिर्द घूम रही होगी। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है, द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम अ सन टू द प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब स्वीप का क्या मतलब है, आपने क्रिकेट देखी होगी, जो बैट्समैन स्वीप करता है इस तरह, स्वीप, इस अमल को क्या कहते हैं, स्वीप। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है, इस लॉ के मुताबिक अगर द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फॉर एग्जांपल वेक्टर डिस्टेंस आप जानते हैं कि उसकी कोई डायरेक्शन हो, तो डायरेक्शन तो यहाँ पर मिल गई इसको, क्या, द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सन मीन्स डायरेक्शन कहाँ से होगी, फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, ये इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर डिस्टेंस है। ये फॉर एग्जांपल 2 डेज में यहाँ पर आ जाता है, तो इसने कितने एरिया को स्वैप्ट किया, ये जो एरिया है जिसे हम सेक्टर भी कहते हैं सर्कल में, ये जो एरिया है ये एरिया आपने देख लिया, ये एरिया इसने स्वैप्ट किया, इस वेक्टर ने इस डिस्टेंस यानी वेक्टर डिस्टेंस ने ये जो एरिया स्वैप्ट किया, फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे A1, ये A1 हो गया, इसने जो एरिया स्वैप किया। अब 2 दिन बाद ये प्लैनेट जो है फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नज़दीक हो रहा है सन के। तो अब इसने जो एरिया स्वैप्ट किया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये भी 2 दिन में ये प्लैनेट इस पॉइंट ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर गया। तो केपलर के मुताबिक इसने अब जो एरिया स्वैप किया, इस वेक्टर ने ये वेक्टर है मार्कर, इसने जो एरिया स्वैप्ट किया, ये एरिया स्वैप्ट किया जिसको हमने नाम दिया है A2, तो उसके मुताबिक ये इक्वल डिस्टेंस, यानी ये क्या कह रहा है, द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम अ सन टू द प्लेनेट स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स ये भी 2 दिन ले रहा है ए से बी तक, फिर जब अगर इसने बी से सी तक भी वही 2 डे ली होंगे, तो फिर हमें इस लॉ के मुताबिक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फिर ये एरिया मीन्स A1 जो कि वेक्टर डिस्टेंस ने स्वैप किया है 2 दिन में, ये बराबर होगा बाकी जो 2 दिनों में इसने एरिया स्वैप किया है, यानी A2 के। ये सेकंड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 है, एक 2 है,
5 है। अब इनका मीन मालूम करने के लिए हम इनको सम करेंगे, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये इसका मीन हो गया। चूँकि आपको नज़र आ रहा है कि इस प्लेनेट का फासला यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, तो ये इन डिस्टेंसेस का मीन अगर ले ले ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने क्या लिया है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मीन डिस्टेंस हमने आर लिया है। अब अगर हम सर्कल को ले ले तो वहाँ पर अगर मीन डिस्टेंस भी लेंगे तो वो बराबर आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगा। अगर हम इसको सर्कल ले ले बराबर होगा 3 + 3 + 3। फॉर एग्जांपल 3 हमने ले लिया, अब इसका मीन लेने के लिए हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 + 3 एंड 6 + 3 9 डिवाइड बाई 3 तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस का मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस है उनको सम करो, हर पॉइंट पे जो डिस्टेंसेस है उनको सम करो और फिर तादाद पे डिवाइड करो, तो वो डिस्टेंस मीन डिस्टेंस आएगा। किसका मीन डिस्टेंस, प्लेनेट का सन से मीन डिस्टेंस, जो यहाँ पर हमने आर लिया है। तो केपलर के मुताबिक इस आर का क्यूब, सिंपल आर नहीं, आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ इट्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इसको भी क्लियर कर लो। टाइम पीरियड क्या है, एक स्पेशल टाइम है। टाइम पीरियड इज द स्पेशल टाइम इन विच a one body complete one vibration or a body complete one revolution or a body complete one rotation। क्या मतलब, अगर ये जिस्म यहाँ पर है तो जितने टाइम में ये यहाँ से गुजर कर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए तो उस टाइम को हम स्पेशल टाइम कहेंगे, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो केपलर्स के तीसरे लॉ के मुताबिक तो इस मीन डिस्टेंस का, किसके मीन डिस्टेंस का, इस प्लेनेट के सन से मीन डिस्टेंस आप समझ के, यानी तमाम डिस्टेंसेस हर पॉइंट पे ले लो, उनको सम कर लो और फिर तादाद पे डिवाइड कर लो, तो इस प्लेनेट का मीन डिस्टेंस आ जाएगा। इसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये थे हमारे पास केपलर्स के 3 प्लैनेटरी मोशन के मतलब जो 3 लॉस थे वो मैंने एक्सप्लेन की। उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इस पे गौर करें, इसको सुन ले और नोट कर ले अपने साथ, तो ये आपके लिए काम आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।